किसी हकलाने वाले इंसान से कभी आप बोलिए भाई एक गाना सुना दो, और फिर आप ध्यान से देखना, जो इंसान नॉर्मल बातचीत में एक सेंटेंस बोलने में स्ट्रगल करता है वही इंसान पूरा गाना बिना रुके गा देगा। ना कोई ब्लॉक, ना कोई रिपीटिशन, ना कोई अटकना। आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्या पॉसिबिलिटी होती है कि एक हकलाने वाला आदमी जो स्टैमरिंग करता है वो नॉर्मल वे में गाना गा देगा? क्या सिंगिंग कोई मैजिक है, या फिर हमारा ब्रेन बोलते और गाते समय अलग अलग तरीके से काम करता है? और सच आखिर में है क्या? तो कई बार हकलाहट के पीछे सिर्फ जुबान नहीं होती है, बल्कि बचपन के जख्म, डर, एंजाइटी और लोगों का बिहेवियर भी छिपा होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हकलाना आखिर होता क्या है, सिंगिंग में स्टैमरिंग क्यों गायब हो जाती है, ब्रेन और रिदम का साइंस क्या कहता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा और सोशल प्रेशर का असर क्या होता है, क्यों कुछ लोग ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या हकलाना कोई कमजोरी है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आखिर हकलाना होता क्या है। तो दोस्तों, स्टैमरिंग या स्टटरिंग एक स्पीच फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है। इसमें इंसान वर्ड्स रिपीट कर सकता है, साउंड्स खींच सकता है, अचानक ब्लॉक हो सकता है और बोलते समय टेंशन फील कर सकता है, जैसे मामा मामा मा, मेरा नाम, मुझे वो, या कभी कभी आवाज बाहर ही नहीं आती है। लेकिन सबसे जरूरी बात होती है कि हकलाना इंटेलिजेंस की कमी बिल्कुल नहीं होती है। कई ब्रिलियंट लोग स्टैमरिंग से गुजर चुके हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन, एड शेरिन, जॉय बिडेन, ब्रूस बिलीज। ये सब जो हैं, इनकी आदत रह चुकी है स्टैमरिंग की। इन लोगों की स्पीच स्ट्रगल कर सकती थी, लेकिन उनका जो टैलेंट था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। फिर सिंगिंग में हकलाहट क्यों गायब हो जाती है? अब ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट होता है। जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो ब्रेन को इंस्टेंटली वर्ड्स चूज करने पड़ते हैं, सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, सामने वाले का रिएक्शन प्रोसेस करना पड़ता है, टर्म्स, लिप्स, थॉट्स और जो ब्रीदिंग होती है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और ये सब मिली सेकेंड्स में होता है। यहीं पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि कई बार ब्रेन से रिस्पॉन्स आने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए वो टाइम डिले बढ़ जाता है और फिर स्टैमरिंग हो जाती है। लेकिन जब हम सिंगिंग करते हैं तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, क्योंकि सिंगिंग यूज करती है हमारी मसल मेमोरी को, रिदम को, मेलोडी को, या फिर प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स को जो उसको पहले से पता होते हैं, मेमोराइज्ड लिरिक्स को, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग को और म्यूजिकल टाइमिंग को। यानी ब्रेन को हर सेकंड नया सेंटेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो उसको याद ना करें, उसको आप सिखाना स्टार्ट कर दें। जितना आप बोलेंगे, जितना आप सिखाएंगे, वो मसल मेमोरी में उतनी ज़्यादा ऐड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि सिंगिंग ब्रेन के अलग हिस्सों को एक्टिवेट करती है कैसे, और उसका क्या असर पड़ता है। तो साइंस के अनुसार जब नॉर्मल स्पीकिंग होती है वो मेनली ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से जुड़े हुई होती है, लेकिन सिंगिंग जो होती है वो एक्टिवेट करती है दोनों हेमिस्फीयर्स को, इमोशनल सेंटर्स को, रिदम रीजन्स को, म्यूजिकल मेमोरी सिस्टम्स को। यानी सिंगिंग स्पीच के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथवे क्रिएट कर सकती है। इसीलिए कई लोग जो बोलते समय अटकते हैं, गाते समय फ्लुएंट हो जाते हैं। रिदम ब्रेन को गाइड करता है, यानी कि नॉर्मल स्पीच में टाइमिंग कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है, लेकिन जब आप सॉन्ग्स गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो उसका एक फिक्स्ड टेम्पो होता है। हमें पता होता है कि इसका सुर क्या है, ताल क्या है, वर्डिंग्स क्या है, वो पैटर्न हमें पहले से मालूम होता है। एक स्ट्रक्चर्ड टाइमिंग होती है, उसका एक प्रिडिक्टेबल सिलेबल्स होते हैं, और यही रिदम जो है वो ब्रेन के स्पीच कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट करती है। इसीलिए स्पीच थेरेपी में कई बार यूज होता है मेट्रोनोम, रिदमिक स्पीकिंग, सिंगिंग थेरेपी, टैपिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि रिदम कई लोगों में फ्लुएंसी इंप्रूव कर सकती है। सिंगिंग ब्रेन को स्टेबल हमेशा बनाती है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना सिंग करें उतना ही हमारा बोलने का ठीक होता है। बहुत से लोग जो स्टेमर करते हैं वो अननोइंगली ब्रेथ को होल्ड करते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, और उनका थॉट जो होता है वो अपने थॉट को टेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिंगिंग नेचुरली कर रहे हैं तो वो हमें सिखाएगी कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको एक कंट्रोल्ड एयर फ्लो रखना है, स्मूथ वॉइस रिलीज होगी, और जब ब्रीदिंग स्टेबल होती है ना, तो आपका स्पीच फ्लो भी इम्प्रूव हो सकता है। इसलिए मसल मेमोरी का यहाँ पर बहुत अच्छा रोल होता है। इसकी साइंस के बारे में जानते हैं। आइए थोड़ा मसल मेमोरी के। इमेजिन कीजिए आपको अचानक स्टेज पर भेज दिया गया है। अब शायद आप नर्वस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे आपका कोई फेवरेट सॉन्ग गाने को कहा जाए तो फ्लो बेहतर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सॉन्ग पहले से ब्रेन में स्टोर होता है। इसे कहते हैं मसल मेमोरी। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद बॉडी किसी पैटर्न को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लगती है, जैसे ड्राइविंग, साइकिलिंग,
टाइपिंग, डांसिंग, सिंगिंग। अब एक इंसान जो हकलाता है, स्टैमर करता है, वो सिर्फ बोलते टाइम हकलाता है क्योंकि उसको ब्रेन से जुबान तक जो सिग्नल आता है, वर्ड्स आते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी चीजें नहीं कर सकता। वो इंसान ड्राइविंग अच्छी कर सकता है, साइकिलिंग अच्छी कर सकता है, कंप्यूटर अच्छा चला सकता है, टाइपिंग कर सकता है, डांसिंग, सिंगिंग सब कुछ कर सकता है। इसलिए सॉन्ग्स जो होते हैं फ्लुएंटली निकल जाते हैं क्योंकि ये मसल मेमोरी में होती हैं ये सारी चीजें। तो क्योंकि ब्रेन को हर वर्ड रियल टाइम में क्रिएट नहीं करना पड़ता, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब वो इंसान स्पीच रियल टाइम स्पीच देगा तो उसमें थोड़ी सी उसको दिक्कत होती है। लेकिन जब वो डेली उस स्पीच का प्रैक्टिस करेगा, मान लीजिए अगर किसी को पता है वो हकलाता है लेकिन स्टेज पे उसको जाना है, स्पीच देनी है, तो उसको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, उस स्पीच को रोज घर में शीशे के सामने, दीवार के सामने बोलना है। बोलने से क्या होगा कि वो रेपिटेटिव मोड में आ जाएगा और उसका पैटर्न जो होगा रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा और वो आपकी मसल मेमोरी में ऐड हो जाएगा। तो जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आपको ब्रेन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको शब्दों को देने में, तो वहां पर ये आपके काम आ सकता है। लेकिन एक बात जानिए कि बचपन का बिहेवियर कितना असर डालता है किसी की स्टैमरिंग हैबिट्स में। एक बहुत ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट बात है ये। कई बार बच्चा नेचुरली थोड़ा हेजिटेंट होता है, लेकिन फिर पेरेंट्स उनको जल्दी बोलने का प्रेशर देते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं कई बार थोड़ा टाइम लेते हैं बोलना स्टार्ट करने में, लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं, अरे हमारा बच्चा 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, लेकिन इसने बोलना शुरू नहीं किया है। और अलग अलग तरीके से उसके स्पीच थ्योरीज, स्पीच थेरेपिस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, परेशान होना दिख जाते हैं। बच्चा भी ये नोटिस कर रहा होता है, हालांकि लगता है कि बच्चा छोटा है, लेकिन बच्चा सब आपका बिहेवियर देख रहा है, आपकी बातें सुन रहा है जो आप और लोगों को बोल रहे हैं। रिलेटिव से मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, अरे तुम्हारा बच्चे ने तो बोलना स्टार्ट नहीं किया। फ्रेंड्स भी मिमिक करने लगते हैं। क्लास में बच्चे हंसते हैं जब बच्चा थोड़ा सा बोलने में हेसिडेंट होता है, या फिर स्कूल जब उसने जाना स्टार्ट कर दिया लेकिन वो ओपन नहीं हो पाता है। और धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है, उसको लगता है बोलना सेफ नहीं है। स्पीकिंग से पहले ही उसका एक अंदर से डर शुरू हो जाता है। और कई बार घर में रोक टोक अगर ज्यादा होती है, पेरेंट्स में से कोई भी एक, माँ या बाप में से कोई भी अगर बहुत ज्यादा सख्त होता है, कंट्रोल करने वाला होता है, तो उसके सामने वो बच्चा बोल नहीं पाएगा। और जो रिपीटेडली वो इंसान सामने आएगा, सेम अगर एक्सपीरियंस उसको होगा हर बार, तो उसके अंदर स्टैमरिंग की हैबिट बन जाएगी। या फिर घर में अगर बहुत से लोगों का होल्ड होगा और उस बच्चे को इग्नोर किया जाएगा, तो उस बच्चे में हो सकता है कि बोलने की क्षमता विकसित ही नहीं हो, और यही फियर स्टैमरिंग को और बढ़ा सकता है। मजाक कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन याद रखिए वो मजाक उस इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कई लोगों को याद रहता है कि क्लास में कोई उस पर हंसा था, उसको कब टीचर ने टोका था, फोन पर उसकी इंसल्ट हुई थी, इंटरव्यू में एम्बैरेसमेंट हुई थी, और फिर इंसान पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करता है, फोन कॉल से डरता है, अपना इंट्रोडक्शन देने से घबराता है, क्योंकि ब्रेन बोलने से पहले ही डेंजर फील कर लेता है, क्योंकि ब्रेन बोलने से पहले ही डेंजर फील करने लगता है। कि कुछ लोग गलत आदतों में फंस जाते हैं। अब यहाँ एक पेनफुल रियलिटी आती है। कुछ लोग सोचने लगते हैं मैं ड्रिंकिंग के बिना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊंगा। कई बार उसके दोस्त लोग भी ऐसा उनको बोलते हैं कि भाई तू पीना शुरू कर दे, देख तेरी आवाज कैसे निकलेगी। और फिर मालूम है ये चीज हैबिचुअल हो जाती है। एक बार पीना शुरू किया और अगर मान लो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो उसको लगेगा कि ये दोनों पेयर है, यानी कि जैसे ही वो बोलेगा उसको पिएगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा और बोलेगा, जो कि गलत चीज है। कुछ लोगों को लगता है कि डर कम हो रहा है, बोलना आसान लग रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, एक बहुत ही डेंजरस ट्रैप है। धीरे धीरे इमोशनली और फिजिकली दोनों तरह से वो डिपेंडेंट हो जाता है। बोलने में तो उसको दिक्कत थी ही, क्योंकि इमोशनली वो वीक हो चुका था, लेकिन अब फिजिकली भी वो पूरी तरह से अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो गया है। कुछ लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या सेल्फ आइसोलेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे जरूरी बात है कि अगर कोई इंसान स्टैमर करता है तो उसे वीक मत समझिए, क्योंकि कई बार उसकी थिंकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, उसका नॉलेज डीप होता है, उसका क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई होता है। स्पीच हेजिटेशन कैपेबिलिटी की मेजरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट क्या पॉसिबल है? जी, कई लोगों में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल होता है थ्रू स्पीच थेरेपी, सिंगिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, स्लो स्पीकिंग, लाउड रीडिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। लेकिन याद रखिए सिंगिंग कोई गारंटेड क्योर नहीं है, हर इंसान अलग होता है। तो कभी कभी अगर आवाज अटक जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कमजोर है। कुछ लोग बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं लेकिन डीपली सोच नहीं पाते हैं, और कुछ लोग बोलते समय स्ट्रगल करते हैं लेकिन उनके आइडियाज दुनिया बदल सकते हैं।
इसीलिए अगली बार अगर जब कोई इंसान बोलते समय अटके तो उसकी हंसी मत उड़ाइए, क्योंकि हो सकता है कि जिस आवाज को आप वीक समझ रहे हो उसी के अंदर एक ब्रिलियंट माइंड छिपा हो। अगर ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी इंसान को खुद से नफरत करने से बचा ले। और कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बोलते समय हकलाता था लेकिन सिंगिंग में बिल्कुल फ्लुएंट था। ये वीडियो एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। स्टैमरिंग हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। इस वीडियो में जो भी हमने जानकारी दी है वो स्पीच फ्लुएंसी, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी रिसर्च पर आधारित जनरल एक्सप्लेनेशन है। ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या गारंटीड क्योर नहीं है। यदि स्टैमरिंग आपकी डेली लाइफ, कॉन्फिडेंस, स्टडीज, करियर या इमोशनल हेल्थ को प्रभावित कर रही है तो क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, SLP, न्यूरोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना बेनिफिशियल हो सकता है। और सबसे जरूरी बात है कि हकलाना किसी इंसान की इंटेलिजेंस, टैलेंट, कैपेबिलिटी और वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।